तो हेलो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अगले पार्ट में हम आ गए हैं। और लास्ट पार्ट में हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो था उसके लेटर पार्ट में, लास्ट पार्ट में हमने पॉलिनेशन के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को डिस्कस किया था और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को हम डिस्कस कर रहे थे। और अभी तक हमने एबायोटिक एजेंट यानी नॉन लिविंग एजेंट के बारे में स्टडी कर लिया था। अपने इस वीडियो में हम लोग बायोटिक एजेंट के बारे में देखेंगे, यानी ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो पॉलन ग्रेन के ट्रांसपोर्ट में, उसके ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं और उन्हें बायोटिक एजेंट कहा जाता है। एक इंट्रो हमने देखा कि मैक्सिमम जो पॉलिनेशन है, अगर हम बायोटिक एजेंट्स की बात करें यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ हमें इंसेक्ट्स दिखते हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोडा दिखते हैं और आर्थ्रोपोडा में भी इंसेक्ट्स दिखते हैं। तो उन्हीं की हम एक डिटेल थोड़ी सी यहाँ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो उम्मीद है आप थियरी पर ध्यान दें थोड़ा, और थियरी पे जो पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर रहा हूँ और उसे आप भी अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि यही वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो NCERT में दिए हुए हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या पॉइंट्स हैं कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज़ अ रेंज ऑफ एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें पॉलिनेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, जिन्हें हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स कह रहे हैं या बायोटिक एजेंट्स कह रहे हैं, जिसमें बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, वैस्प, एंट, मॉथ, बर्ड, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड, इवन बैट आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है जिसमें हमें एक बड़ा डाइवर्सिफाइड ग्रुप दिख रहा है एनिमल्स का, जिसमें इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, फिर उसके बाद मैमल्स भी हैं। ये वो ग्रुप है एनिमल्स का जो मेनली पॉलिनेशन परफॉर्म कर रहा है, और इनको देखें ज़रा तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स दिए गए हैं? बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, वैस्प, एंट, मॉथ, बर्ड, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। अब इसकी अगर हमने एक डिटेल इनके बारे में इंफॉर्मेशन लें तो जनरली जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है उन्हें एंटोमोफिली कहा जाता है। यहाँ पर हमें बर्ड्स भी दिख रहे हैं। बर्ड से होने वाले पॉलिनेशन को ऑर्निथोफिली कहते हैं। और अगर एंट्स की स्पेसिफिकली हम बात करें, एंट्स से होने वाला पॉलिनेशन मर्मेकोफिली कहलाता है। मर्मेकोफिली, एंट्स की स्टडी को मर्मेकोलॉजी कहते हैं। और सनबर्ड और हमिंग बर्ड की अगर हम बात करें, हमिंग बर्ड जो कि सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, ब्लू कलर की बर्ड होती है जिसे हम देख सकते हैं पॉलिनेशन करते हुए। वो एक्चुअली फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है और नेक्टर से ही न्यूट्रिशन उसे मिलता है। तो हमिंग बर्ड भी हमें पॉलिनेशन करती हुई एक पॉलिनेटिंग एजेंट के फॉर्म में दिखती है। और साथ ही साथ बैट हमें दिखता है। बैट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये कुछ एक उन मैमल्स में से है जो पॉलिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एक मैमल्स में से है जो पॉलिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आता है बैट को लेकर, तो मैं बताऊँ काइजेलिया वो फ्लावर है जिसमें बैट पॉलिनेशन करते हैं, और बैट से होने वाले पॉलिनेशन को केरोप्टेरोफिली कहा जाता है। याद रखना, केरोप्टेरोफिली। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ, इवन इनसे ज़्यादा भी हैं तो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन आगे दिखा है कि एमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए कि एनिमल्स की अगर हम बात करें आपसे, तो एनिमल्स में जो है इंसेक्ट्स मेजर पॉलिनेशन करते हैं, और इंसेक्ट्स में भी जो 96% पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट्स का 96%, यानी 96% ऑफ एंटोमोफिली पॉलिनेशन जो होता है वो हनी बीज से होता है। हनी बीज पॉलिनेशन करती हैं, ठीक है।
तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। यानी हनी बीज अर्थ पे पाई जाने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटिंग एजेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स में से एक है। Even larger animals such as primate, lemurs, arboreal, tree dwelling, rodents and even reptiles भी पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं कुछ स्पीशीज़ के लिए। यानी अगर केवल हम इन छोटे एनिमल्स की बात ना करें, बड़े एनिमल्स जिसमें हमें मैमल्स भी दिख रहे हैं, प्राइमेट्स में लीमर्स है, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग रॉडेंट्स यानी रैट की स्पीशीज़ के जो एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स में जेको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड भी पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ की। लेकिन ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ से ही रिलेटेड है, ये जनरल सभी प्लांट्स में इनके थ्रू पॉलिनेशन नहीं मिलता। और इसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को लेकर ही, पर्टिकुलर प्लांट और पर्टिकुलर एनिमल को लेकर एक और एग्जाम्पल आता है एलिफेंट। ठीक है, तो एलिफेंट भी पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। अब हम सोचेंगे सर इतना बड़ा जानवर जो है, इतना बड़ा एनिमल पॉलिनेशन कैसे परफॉर्म करेगा? तो एलिफेंट जो है एक ख़ास तरह के फ्लावर में, ख़ास तरह के प्लांट में ही पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया हमने सुना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है, लगभग 2 मीटर उसका डायमीटर होता है। और उस रेफ्लेशिया फ्लावर से डेड बॉडी, डीकेइंग, रॉटिंग डेड बॉडी जैसी स्मेल आती है जिससे एलिफेंट इरिटेट होते हैं। तो वो जब भी वॉक करते हैं जंगल में तो वो जनरली रेफ्लेशिया के फ्लावर को क्रश करते हुए चले जाते हैं और उनकी वजह से उनका जो पॉलन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रैवल कर पाता है, ट्रांसफ़र हो पाता है, जिससे पॉलिनेशन जो है कंप्लीट होता है। तो रेफ्लेशिया में पॉलिनेशन एलिफेंट के द्वारा होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा छोटे साइज़ के एनिमल या छोटे साइज़ के ऑर्गेनिजम्स ही पॉलिनेशन परफॉर्म करें, बड़े साइज़ के ऑर्गेनिजम्स भी पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में और कौन कौन से इंटरेस्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं। तो ज़रा देखते हैं कि जो भी फ्लावर, जो भी प्लांट में अगर एनिमल से पॉलिनेशन होना है तो उसमें क्या ख़ास पॉइंट्स हमें मिलते हैं, क्या ख़ास बातें होनी चाहिए। तो क्या ख़ास बातें होनी चाहिए देखते हैं कि ऑफन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ एनिमल। यानी जिस बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन हो रहा है किसी भी प्लांट में, तो उस पॉलिनेशन को कराने के लिए या बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन कराने के लिए उस प्लांट में कुछ खास तरह के अडाप्टेशन पाए जाते हैं। मैं जनरल अगर आपसे डिस्कस करूं कि जो भी इंसेक्ट से या ऑर्गेनिज्म से पॉलिनेशन करा रहे हैं तो उन्हें बड़ा अट्रैक्टिव फ्लावर बनना पड़ता है, फ्लावर को अट्रैक्टिव होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ब्राइट कलर्ड होगा, अट्रैक्टिव होगा, तभी उसकी तरफ दूसरे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स या इंसेक्ट्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो जो भी एंटोमोफिली या बायोटिक जो है पॉलिनेशन करा रहे हैं, बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन करा रहे हैं, दैट फ्लावर शुड बी अट्रैक्टिव और ब्राइट कलर्ड। ठीक है, लार्ज होना चाहिए, उसमें फ्रेग्रेंस होना चाहिए, फ्रेग्रेंस यानी स्मेल भी हो सकता है, और इट शुड बी रिच इन नेक्टर। नेक्टर यानी फ्लावर्स में पाया जाने वाला वो जूस होता है जिसे इंसेक्ट्स और बर्ड्स कलेक्ट करते हैं और उसी से उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, उसी से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, वो उनके लिए एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो सोचिए फ्लावर इंसेक्ट्स को या बायोटिक एजेंट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या कर रहा है। ब्राइट कलर्ड भी एक्वायर कर रहा है और लार्ज साइज़ है ताकि वो दूर से ही दिखाई दे, ब्राइट कलर्ड है, चटकदार रंग, भड़कीला कलर जिससे वो भीड़ में भी आसानी से दिख जाए, और अगर फ्लावर में लीव्स के पीछे कहीं छुपा भी है, उसके पीछे लीव्स के पीछे कहीं छुपा भी है, तो वहाँ पर भी वो फ्लावर आसानी से दिख जाए। और इसके अलावा फ्रेग्रेंस है, क्योंकि बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये फ्रेग्रेंस भी रिलीज़ करते हैं। इन्हीं फ्रेग्रेंस को हम कलेक्ट करके हम परफ्यूम बनाते हैं, तो परफ्यूम भी उसी का पॉलिनेशन का ही एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलता है। एंड रिच इन नेक्टर हमने बता दिया, नेक्टर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन चाहिए, एक फूड सप्लीमेंट की तरह जो नेक्टर है, फ्लावर का जो जूस है वो एक्ट करता है। इस पॉइंट को हमें याद रखना।
So when the flower are small, a number of flower are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. तो यानी अगर कोई फ्लावर बहुत छोटा है, वो जल्दी दिखाई नहीं दे रहा, तो हम देखेंगे जो कलरफुल फ्लावर हैं, छोटे साइज़ के हैं, तो वो क्या करेंगे, पूरे एक ग्रुप में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्लस्टर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे उनका साइज़ बढ़ जाता है और वो दूर से दिखाई दे पाते हैं। ठीक है, तो दूर से दिखाई दे पाते हैं। तो एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर और देयर फ्रेगरेंस। तो एनिमल्स जो है, हमें भी अच्छा लगता है भाई, गुलाब के अलग अलग रंग होते हैं, हिबिस्कस के अलग अलग रंग के फ्लावर होते हैं, और उनमें अलग अलग गुलाब में फ्रेगरेंस मिलता है, और दूसरे भी ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें फ्रेगरेंस पाया जाता है, तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। तो वैसे ही दूसरे एनिमल्स भी उन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर और फ्रेगरेंस। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है एनिमल्स के अट्रैक्शन की, जिसमें प्लीजेंट फ्रेगरेंस है, यानी कंफर्टेबल फ्रेगरेंस है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनमें फाउल ऑडर जो है, बोला जाए कि बड़ा ही अनकंफर्टेबल स्मेल उसमें से निकलती है, फाउल ऑडर निकलता है, और वो अट्रैक्ट करता है किसको, फ्लाइज और बीटल्स को। ठीक है, तो कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, वो फ्लावर फाउल ऑडर, फाउल फ्रेगरेंस का सिक्रीशन करते हैं। फ्रेगरेंस जो है वो खुशबू होती है, यहाँ पर बोल सकते हैं फाउल ऑडर मतलब एक गंदी स्मेल, एक बदबूदार स्मेल ये रिलीज़ करते हैं, जिससे फ्लाइज और बीटल्स अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ फ्लावर जो फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेशन कराते हैं, वो इस तरह से उनमें अडाप्टेशन पाया जाता है। टू सस्टेन एनिमल विजिट, फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल। तो लगातार एनिमल्स का आना बना रहे, लगातार पॉलिनेटिंग एजेंट्स का आना बना रहे, तो फ्लावर उनको कुछ रिवार्ड देते हैं। वो एनिमल्स जब फ्लावर के पास आते हैं, वो इंसेक्ट्स जब फ्लावर के पास आते हैं, तो ये फ्लावर से पॉलन ग्रेन उन एनिमल्स, उन इंसेक्ट्स की बॉडी से स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उनका रिवार्ड होता है। क्या रिवार्ड होता है? नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लावर रिवार्ड। तो नेक्टर मिल रहा है किसके लिए? उन्हें न्यूट्रिशन के लिए, और पॉलन ग्रेन मिल रहा है ताकि वो उसे या तो कंज्यूम भी करें, या तो उसे नेक्स्ट फ्लावर तक उसे ट्रांसफ़र भी करें। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू एनिमल विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। तो इसकी वजह से रिवार्ड को हार्वेस्ट कैसे किया जाएगा कि जो एनिमल फ्लावर पर विजिट किया है, वो वहाँ से पॉलन उसकी बॉडी से स्टिक हो जाए, और वो उस पॉलन को लेकर किसी दूसरे फ्लावर तक जाए, जहाँ वो वहाँ भी नेक्टर को कलेक्ट करे, और उसकी बॉडी से लगा हुआ, स्टिक किया हुआ स्टिग्मा दूसरे फ्लावर के स्टिक किया हुआ पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से स्टिक हो जाए, और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर यानी एंथर से स्टिग्मा तक वो ट्रांसफ़र हो पाए, चाहे वो सेम फ्लावर हो या डिफरेंट फ्लावर हो, दोनों की बात हो रही। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जो है काफ़ी स्टिकी होते हैं, और स्टिकी होते हैं जो एनिमल से पॉलिनेशन कराते हैं, तो वो एनिमल्स की बॉडी से आसानी से स्टिक कर जाते हैं, और स्टिक कर जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एनिमल्स, जो प्लांट्स, जो इंसेक्ट्स उस फ्लावर पर आए हैं, जो इन एनिमल्स और जो इंसेक्ट्स उस फ्लावर पर आए हैं, वो उस पॉलन को लेकर आगे दूसरे फ्लावर तक या स्टिग्मा तक पहुँचे। सो व्हेन एन एनिमल कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन। तो जब वो दूसरे स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा, तो उसकी कांटेक्ट में आने से पॉलिनेशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इन सम स्पीशीज, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है जरा देखते हैं। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। तो कई ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें फ्लोरल रिवार्ड के रूप में इंसेक्ट्स को जो है एग ले करने के लिए स्पेस दिया जाता है, एग ले करने के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड किया जाता है। और उसका एग्जांपल हमें दिखता है किसमें, जो सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है एमॉर्फोफेलस, ठीक है, सबसे बड़ा फ्लावर है एमॉर्फोफेलस, उसमें
जिसकी हाइट लगभग 6 फीट की होती है और उसका रिलेशनशिप पाया जाता है किसके साथ, जो बायोटिक एजेंट्स उनमें पॉलिनेशन करते हैं वो अपने एग को ले करते हैं, ठीक है, किसमें, उस फ्लावर में, और उस फ्लावर में वो एग जो है सेफ बना रहता है, जो एनिमल के लिए या बायोटिक एजेंट के लिए भी क्या है, बेनिफिशियल है। वहीं एक दूसरा मिलता जुलता रिलेशनशिप देखने को मिलता है मॉथ की एक स्पीशीज़ में और यक्का प्लांट में, ठीक है। मॉथ एंड यक्का प्लांट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हैं और दोनों बिना एक दूसरे के सरवाइव नहीं कर सकते। यानी बोल सकते हैं कि मॉथ जो है वही केवल एक अकेला पॉलिनेटिंग एजेंट है जो यक्का प्लांट में पॉलिनेशन परफॉर्म कराता है। तो कैसे होता है, तो यहाँ पर लिखा है बोथ स्पीशीज मॉथ एंड द प्लांट कैनॉट कंप्लीट देयर साइकिल विदाउट ईच अदर। ये अपनी लाइफ साइकिल बिना एक दूसरे के कंप्लीट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे, तो द मॉथ डिपॉजिट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी ऑफ द फ्लावर, in turns it get pollinated by the moth. The larva of moth come out the egg and seed as the seed start developing. तो यहाँ पर वही बात है कि दोनों के जो डेवलपमेंट का ड्यूरेशन है वो बहुत मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है, जो मॉथ है वो ओवरी के लॉक्यूल में अपने अंडे देता है और वो अंडे जब तक डेवलप होते हैं, जब तक सीड डेवलपमेंट जो है उस यक्का प्लांट में स्टार्ट नहीं होता। तो जब सीड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तभी उसका एग का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ये दोनों एक रिलेशन है यक्का प्लांट और मॉथ में। आगे पॉइंट आता है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। तो ज़्यादातर प्लांट में हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर ही मिलते हैं एंड pollen grain are likely to contact with the stigma of same flower। और ज़्यादातर अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो ऐसी चांसेस ज़्यादा होंगी कि पॉलन अपने एंथर से अपने ही स्टिग्मा तक जो है ट्रैवल कर पाए, क्योंकि वहीं पर सबसे पास जो स्टिग्मा प्रेजेंट होगा उस पर पहुंचने की चांसेस सबसे ज़्यादा होंगी। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, और लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। अब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज ऑफ फूड इम्प्रूवमेंट में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक इंट्रो देख लें कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। अगर ऐसा हो कि आइडेंटिकल जीन वाले गैमीट्स के बीच लगातार कई जनरेशन तक ब्रीडिंग हो रही है, आइडेंटिकल मतलब जिनके पेरेंट्स सेम हों, ऐसे गैमीट फ्यूज़ कर रहे हैं जिनके पेरेंट्स सेम हैं, तो और लगातार 4 to 6 जनरेशन तक ऐसा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आफ्टर 4 to 6 जनरेशन उनमें ब्रीडिंग की कैपेसिटी जो है वो लॉस हो जाती है और इसी को इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो सकता है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो कई ऐसे, यानी बाइसेक्सुअल का फ्लावर का पाया जाना सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है, ये पॉइंट याद रख लेना। और उस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी आ रहा है, ये भी याद कर लेना। तीसरा पॉइंट आता है कि इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए, इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरह के डिवाइसेस, कई तरह के एडाप्टेशंस फ्लावर ने और प्लांट्स ने डेवलप किए। तो क्या डेवलप किए हैं? इन सम स्पीशीज pollen release and stigma receptive are not synchronized। यानी कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें pollen जब रिलीज होता है उस समय उस फ्लावर का स्टिग्मा जो है pollen को रिसीव करने के लिए ससेप्टेबल या बोला जाए योग्य नहीं होता। तो अगर योग्य नहीं होता तो भले ही अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर pollen लैंड करे, लेकिन फिर भी वहाँ पर पॉलिनेशन नहीं होगा। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा,
आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। यहाँ पर ये पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा कि इसे क्या कहा जाता है। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए क्या ज़रूरी है, एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हो, तभी एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन जाएगा और उसे वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि एंथर और स्टिग्मा का मैच्योरेशन ड्यूरेशन, मैच्योरेशन का टाइमिंग जो है अलग अलग है, तो उसे कहते हैं क्या, उसकी वजह से क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन सिंक्रोनाइज नहीं होगा। अब इसमें दो चीज़ें क्या है, यदि एंड्रोशियम पहले डेवलप हो, यानी मेल पार्ट पहले डेवलप हो, फीमेल पार्ट बाद में डेवलप हो, तो उसे कहते हैं प्रोटोएंड्रस कंडीशन। याद रखना, प्रोटोएंड्रस कंडीशन। इफ एंड्रोशियम डेवलप्स अर्लियर देन गाइनोशियम, इफ मेल पार्ट डेवलप अर्लियर देन फीमेल पार्ट, तो उसे कहा जाता है प्रोटोएंड्रस। और दूसरा आता है, यदि फीमेल पार्ट पहले डेवलप होता है मेल पार्ट से, तो उसे कहा जाता है प्रोटोगाइनस। ठीक है, तो प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनस, ये दो हमें कंडीशन मिलती हैं। प्रोटोगाइनस में जहाँ गाइनोशियम पहले डेवलप होता है एंड्रोशियम से। इन सम अदर स्पीशीज, कुछ और स्पीशीज की बात करें तो इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन so that the pollen cannot come in contact with stigma of same flower। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हेट्रोस्टाइली पाई जाती है। हेट्रोस्टाइली मतलब आइदर एंथर की लेंथ बहुत ज़्यादा, फिलामेंट जो है स्टेमन की लेंथ बहुत ज़्यादा है और पिस्टिल की लेंथ बहुत कम है, जिसकी वजह से एंथर अपने स्टिग्मा तक पहुंचने की बजाय दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक आसानी से पहुंच सकता है, और इस स्टिग्मा तक दूसरे फ्लावर का एंथर आसानी से पहुंच सकता है क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है। तो हेट्रोस्टाइली भी प्रमोट करता है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। और हमने बोला प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी भी प्रमोट करता है किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी, तो ये दोनों डिवाइसेस ही ऑटोगैमी को प्रिवेंट करते हैं। और प्रिवेंट कैसे करते हैं ये भी समझना है कि कभी ऐसा होता है कि मेल गैमीट पहले बना, उस समय फीमेल गैमीट मैच्योर नहीं है, फीमेल पार्ट मैच्योर नहीं है। और ऐसा हुआ कि कभी फीमेल गैमीट पहले बना और उस समय मेल पार्ट मैच्योर नहीं है, और या तो उनकी लेंथ इतनी ज़्यादा है, उनके बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा है एंथर और स्टिग्मा में कि अपने फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना ज़्यादा कठिन है, बजाय कि हम दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आसानी से पहुंच जाएं। और ये किसको प्रमोट करता है, प्रिवेंट करता है, ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को ये प्रिवेंट करता है। तीसरा जो डिवाइस है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसको नोट करते जाइएगा। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रहा है। कैसे प्रिवेंट कर रहा है, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। देखिए होता क्या है, अगर हम स्टिग्मा की सरफेस देखें और इस पे पॉलन ग्रेन लैंड किया, ठीक है, ये स्टिग्मा की सरफेस, इस पे पॉलन ग्रेन लैंड किया। अब होता क्या है, स्टिग्मा की सरफेस पर एक खास तरह का केमिकल पाया जाता है। उस खास तरह के केमिकल को सरफेस प्रोटीन कहा जाता है। और वैसा ही एक खास तरह का केमिकल, खास तरह का प्रोटीन जो है पॉलन की सरफेस पर भी होता है। जब ये दोनों लैंड करेगा, और ये जो सरफेस प्रोटीन है ये हर स्पीशीज़ का स्पेसिफिक होता है, अलग अलग होता है, और जब ये पॉलन इस पे लैंड करेगा तो उनकी केमिकल मैचिंग होगी, जिसे जैसे बायोमेट्रिक मैचिंग होती है, फिंगरप्रिंट जैसे मैच करता है। तो वैसे ही अगर ये सेम स्पीशीज़ के होते हैं, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, सेम स्पीशीज़ के होते हैं, तो ही स्टिग्मा इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सेम स्पीशीज़ के होते हैं तो ही स्टिग्मा इसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन यदि ये अलग अलग स्पीशीज़ के होते हैं तो स्टिग्मा इसको एक्सेप्ट नहीं करता है।
ठीक है, ये कॉमन बात हो गई। और इसीलिए जिस स्पीशीज़ का स्टिग्मा है उसी स्पीशीज़ का पॉलन उसको पॉलिनेट करेगा, ये कॉमन बात है, ठीक है। याद रखना, जिस स्पीशीज़ का स्टिग्मा होगा वो अपनी ही स्पीशीज़ के पॉलन को एक्सेप्ट करेगा और पॉलन फिर वहाँ पर जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा। लेकिन ये जो मैकेनिज़्म है ये रेगुलेट होता है एस एलील से। किससे रेगुलेट होता है? एस एलील से, ठीक है। इसका हम डिटेल एक वीडियो आपको बना के हम देंगे कि एस एलील कैसे इसको कंट्रोल करता है, वो जेनेटिक्स का पार्ट, लेकिन हम इस चैप्टर के लास्ट में हम ये वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एस एलील होता है। अब एस एलील क्या करता है कि यहाँ पर सेम फ्लावर से जब पॉलन आता है तो दोनों के जो एलील हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो केमिकल सरफेस प्रोटीन जो सीक्रेट होता है वो भी मैचिंग होता है। तो ये क्या करते हैं, सेम एलील वाले जो पॉलन आए हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते, इन्हें चाहिए वेरिएशन। जिस तरह का स्टिग्मा है, जैसा एलील स्टिग्मा में प्रेजेंट है, जैसा जीन स्टिग्मा की सेल्स में प्रेजेंट है, अगर वैसे ही जीन का पॉलन ग्रेन इन पे आता है हूबहू, तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करते और इसे कहा जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। क्या कहा जाता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में एक फ्लावर का स्टिग्मा अपने ही फ्लावर के एंथर के पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये भी प्रमोट करता है किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। Another device to prevent self pollination is production of unisexual flower। भाई सीधी सी बात है, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनेगा, एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर, तो उस पॉलन को कहाँ जाना पड़ेगा? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, मजबूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये भी किसको प्रमोट करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन को। हमने बताया बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का पाया जाना प्रमोट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का पाया जाना प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारी बातें आप नोट करते हुए चलें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या पॉइंट आता है? इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, एग्जाम्पल ये मोनोशियस हैं, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी, ठीक है। तो अगर मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर प्रेजेंट है, जनरली मेज में क्या होता है, ऊपर की तरफ मेल फ्लावर होता है और नीचे की तरफ जो है फीमेल फ्लावर होता है, और मेल फ्लावर से ही पॉलन रिलीज होता है जो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है। तो यहाँ पे ऑटोगैमी तो नहीं होगा, ऑटोगैमी नहीं होगा क्योंकि सेम फ्लावर के बीच पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर जिटोनोगैमी ज़रूर देखेंगे, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, यानी सेम प्लांट के फ्लावर पे अगर स्टिग्मा पर पॉलन जो है लैंड करता है तो उसे जिटोनोगैमी कहते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये हमें देखने को मिलता है कि इसमें यूनिसेक्सुअल, जैसे कि कैस्टर हो गया और मेज हो गया, इनमें हमें देखने को मिलता है जहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। तो पपाया की बात करें तो यहाँ पर प्लांट ही अलग अलग होता है, या तो मेल प्लांट होगा या तो फीमेल प्लांट होगा, और मेल प्लांट पर मेल फ्लावर लगेंगे और फीमेल प्लांट पर फीमेल फ्लावर लगेंगे, और इसे डायशी कहा जाता है, डायोशियस। डायोशियस यानी जो प्लांट है वही सेक्सुअली डिफरेंट है एक दूसरे से, तो मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। तो ये दोनों ही ये जो कंडीशन है कि मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग, जो कि हमें पपाया में देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन में ऑटोगैमी भी नहीं होगा, जिटोनोगैमी भी नहीं होगा। और आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख कर बताएंगे कि ये दोनों नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। वो तीसरा पॉलिनेशन का केस कौन सा था,
जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पपाया के बीच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि पपाया में किस तरह का पॉलिनेशन हमें मिलेगा, कैस्टर में किस तरह का पॉलिनेशन हमें मिलेगा। So pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen या compatible pollen of the same species as the stigma। तो pollination से pollen transfer होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि same species का ही pollen transfer हो। ठीक है, अलग अलग species के pollen भी अलग अलग stigma पर transfer होते हैं, लेकिन grow कौन करेगा? केवल same species का pollen। अगर वो self incompatibility को नहीं मानता है तो आगे बात आती है ऑफन pollen of the wrong type either from other species of the same plant as is self incompatible land on the stigma। The pistil has ability to recognize the pollen where it is of the right type or wrong type। यानी स्टिग्मा पर जो सरफेस प्रोटीन है और पॉलन पर जो सरफेस प्रोटीन है, इसकी मैचिंग होगी, जिससे पता चलेगा कि वो पॉलन कंपैटिबल है, यानी सही पॉलन है कि नहीं, जिसे एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं। तो अगर कंपैटिबल होगा यानी सही पॉलन होगा, राइट पॉलन होगा, सेम स्पीशीज़ का होगा, तभी स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगा। और अगर डिफरेंट स्पीशीज़ का होगा तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये डिसीजन कौन लेता है? स्टिग्मा लेता है। If it is of right type, the pistil accept the pollen and promotes post-pollination event that lead to fertilization। और अगर स्टिग्मा उस पॉलन को एक्सेप्ट कर ले, स्टिग्मा ने पॉलन को एक्सेप्ट कर लिया, तब वो पॉलन जो है आगे ग्रो करेगा, और आगे ग्रो करेगा तो पोस्ट पॉलिनेशन यानी पॉलिनेशन के बाद के इवेंट होंगे। और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जिसमें हमें जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसमें हमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन दिखाई देता है, और फिर आगे चल के फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पे। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पे हम आ गए, और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को लेकर ये डायग्राम आप देखेंगे, और इस डायग्राम में छुपी हुई कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, और वो छुपी हुई बातें यहाँ पर डायग्राम में हमें दिख रही हैं, बस इन्हें खोजना हमें है। तो कौन कौन सी बातें हैं ज़रा ध्यान से देखें। तो पहली बात, ऐसा हो सकता है कि एक ही स्टिग्मा पर एक ही स्पीशीज़ के कई पॉलन लैंड करें, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्टिग्मा पर अलग अलग स्पीशीज़ के कई पॉलन लैंड करें। तो दोनों केस में केवल वही पॉलन जर्मिनेट करेंगे जो सेम स्पीशीज़ के हैं। यानी अगर किसी स्टिग्मा पर एक ही स्पीशीज़ के एक से ज़्यादा पॉलन लैंड करते हैं तो सारे ही पॉलन जर्मिनेट करेंगे, सारे पॉलन एक्सेप्ट होंगे। ऐसा नहीं कि जो पहला आया उसको एक्सेप्ट करेगा, या जो लास्ट में आया उसको एक्सेप्ट करेगा, या जो सबसे ज़्यादा मोटाइल है उसको एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है, सभी को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए डायग्राम में हमें एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन दिख रहा है, एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब जो है पॉलन ग्रेन का जर्मिनेट होना दिखाई दे रहा है। और हमें यहाँ पर ये जो पॉलन ट्यूब है ये स्टिग्मा से ओवरी की तरफ जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है ध्यान में। एक से ज़्यादा पॉलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलन ट्यूब सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी वही आगे सबसे पहले ओव्यूल तक पहुँचेगी। ठीक है, तो एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन तो मिलेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन आगे कौन करेगा? जो पॉलन ट्यूब सबसे पहले ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक तक पहुँचेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। तो एक से ज़्यादा पॉलन एक टाइम पे जो है एक्सेप्ट हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट भी करते हैं। अब इस डायग्राम को अगर हम देखें, ये डायग्राम को ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पॉलन ट्यूब ग्रो किया। अभी हम उसके टेक्निकल पॉइंट पे, इंटरनल पॉइंट पर नहीं जा रहे, हम केवल बाहर से जो हमें दिखाई दे रहा है हम उसकी बात करें। जो पॉलन ट्यूब है वो ग्रो किया, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक गया। अब ओवरी तक जाके ये माइक्रोपाइल जो पोर था, ठीक है, माइक्रोपाइल जो पोर था वहाँ से ये एंटर कर गया।
किस में एंटर कर गया, ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल से आगे एंटर कर गया किस में, एम्ब्रियो सैक में। लेकिन ये आगे की बात है। यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँ कि जब ये एंटर करेगा ओव्यूल में तो 3 तरह से एंटर कर सकता है, ठीक है। यानी ओवरी में तो जो पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी वो स्टाइल की तरफ से ही होगी, लेकिन ओव्यूल के अंदर जो पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है वो 3 तरह से होती है। 3 तरह से कैसे? पहला पोरोगैमी, यदि पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू माइक्रोपाइल पोर तो उसे पोरोगैमी कहा जाता है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंट्री है, ठीक है, मोस्ट कॉमन एंट्री है पोरोगैमी। दूसरा पॉइंट आता है मीजोगैमी, अगर इंटेगुमेंट से एंटर करता है, यानी माइक्रोपाइल और चलाजल एंड दोनों को छोड़कर कहीं और से भी एंटर करता है तो उसे मीजोगैमी कहा जाता है। आइदर पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू इंटेगुमेंट। और थर्ड आता है चलाजोगैमी, जिसमें पॉलन ट्यूब एंटर्स इन ओव्यूल थ्रू चलाजल एंड, जहां पर पॉलन ट्यूब चलाजल एंड से ओव्यूल में एंटर करता है तो उसे कहा जाता है चलाजोगैमी। तो अब नेक्स्ट जो हम यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, हालांकि ये डायग्राम हम अभी काफ़ी पहले ही देख ले रहे हैं, ये डायग्राम थोड़ा आगे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ओव्यूल में पॉलन ट्यूब एंटर करता है, ठीक है, कहाँ से एंटर करता है, चाहे वो माइक्रोपाइल से एंटर करे, चाहे चलाजल एंड से करे, चाहे वो इंटेगुमेंट से करे, तीनों तरफ से करने के बाद भी जब एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है तो वो पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर करता है, इट एंटर्स थ्रू सिनर्जिड। और मैंने बताया था कि सिनर्जिड से एसोसिएटेड फिलीफॉर्म अपैरेटस पाए जाते हैं जो सिनर्जिड के मूवमेंट को गाइड करते हैं, यानी सिनर्जिड को नेविगेट करते हैं, और जो पॉलन ट्यूब को नेविगेट करते हैं, सॉरी मैं सिनर्जिड बोल गया, जो पॉलन ट्यूब को नेविगेट करते हैं, पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं, सो दैट पॉलन ट्यूब एंटर्स इन वन ऑफ द सिनर्जिड, जिससे वो पॉलन ट्यूब एक सिनर्जिड में एंटर करे। तो आगे बढ़ते हैं, सिनर्जिड में एंटर करेगा तो अब क्या होता है, जब ये सिनर्जिड में एंटर करता है तो इस पॉलन ट्यूब में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें मेल गैमीट कहा जाता है, और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये 2 मेल गैमीट ही रिलीज होते हैं किसमें, सिनर्जिड में, जिसमें से एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एग सेल के न्यूक्लियस से और दूसरा जो मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है। तो जो पहला मेल गैमीट एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा वो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। जो दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा वो भी फर्टिलाइजेशन होगा, और वो एंडोस्पर्म या बोला जाए प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हमने देखा कि एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब कैसे एंटर करता है, और ये केवल एक ओवरव्यू है, ठीक है। तो बी पॉइंट क्या कह रहा है, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू सिनर्जिड एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म, वन इनटू एग सेल एंड अदर इनटू सेंट्रल सेल। तो एक न्यूक्लियस या बोला जाए एक मेल गैमेट एग सेल में रिलीज करता है और दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल में रिलीज करता है, जो बोथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिनेशन को ही एक बार और थोड़ा सा कुछ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिनको डिस्कस करते हैं। इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, यानी रॉन्ग पॉलन का मतलब डिफरेंट स्पीशीज का पॉलन है, रॉन्ग पॉलन का मतलब डिफरेंट स्पीशीज का पॉलन है। द पिस्टल रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। तो अगर रॉन्ग पॉलन, इनकम्पैटिबल पॉलन अगर स्टिग्मा पर लैंड करता है, ठीक है, इनकम्पैटिबल पॉलन यदि स्टिग्मा पर लैंड करता है तो पिस्टल उसको एक्सेप्ट नहीं करता, यानी स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करता तो ना वो पॉलन को न्यूट्रिशन देता है, ना पॉलन जर्मिनेट होता है, ना ही उसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। यानी कुल मिलाकर उस स्टिग्मा ने उस दूसरे स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, किसी भी स्पीशीज़ की आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, किसी भी स्पीशीज़ की आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए ये रिजेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ किसी भी स्पीशीज़ का पॉलन किसी भी स्टिग्मा के साथ
जो है एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो कोई भी जाकर पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन भी परफॉर्म कर सकता है, जिससे बहुत सारे हाइब्रिड्स बन जाएंगे, ठीक है। और जिससे बोला जाता है कि किसी भी स्पीशीज की आइडेंटिटी और उसकी इंटीग्रिटी जो है मेंटेन नहीं रहेगी, और ये बहुत ज़रूरी है। स्पीशीज की आइडेंटिटी या बोला जाए रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इसी की वजह से डेवलप होता है, ठीक है। किसी भी स्पीशीज की जो पहचान है वो इसी स्टेप की वजह से डिसाइड होती है। आगे बात करते हैं तो द एबिलिटी ऑफ पिस्टल, मैंने बात करी अभी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की, तो अगर आपको इस पे डाउट हो रहा होगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो आप लिविंग वर्ल्ड चैप्टर देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, वहां पर आपको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रिजल्ट इन कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल। तो ये जो कंपैटिबल है या नॉन कंपैटिबल है, ये कैसे डिसाइड हुआ, वही बात यहाँ पर आ गई। सरफेस प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन साफ तौर पर सीधे सीधे बात नहीं कर रहा है। कह रहा है कि पॉलन और स्टिग्मा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, डायलॉग होता है। डायलॉग मतलब बातचीत होती है, तो बातचीत जैसे तो यहाँ पर होता नहीं। तो वो जो बातचीत को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कंपैटिबिलिटी को मेजर करने की कोशिश कर रहा है कि एक दूसरे के अनुरूप है या नहीं है। तो अनुरूप है या नहीं है ये पता चलेगा कैसे, ये पता चलेगा जो सरफेस प्रोटीन है उनकी मैचिंग से, ठीक है। तो सरफेस प्रोटीन की मैचिंग होती है तो एक दूसरे के अनुरूप, एक दूसरे के कंपैटिबल हैं, और यदि सरफेस प्रोटीन की मैचिंग नहीं होती है तो एक दूसरे के अनुरूप नहीं है, ठीक है। आगे बात आती है, This dialogue is mediated by chemical component of the pollen interacting with those of the pistil। तो यहाँ पर बात आ गई कि ये जो डायलॉग हो रहा है, ये जो बातचीत हो रही है पॉलन और स्टिग्मा के बीच में, ये बातचीत किसकी वजह से हो रही है, केमिकल कंपोनेंट के फॉर्म में। केमिकल कंपोनेंट कौन है भाई, सरफेस प्रोटीन, ठीक है। और सरफेस प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component interaction leading to the recognition followed by acceptance और rejection। यानी आज तक जितने भी साइंटिस्ट ने स्टडी किया है pollen pistil interaction को, कि pollen जो है pistil पे एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने इसी बात को बताया कि बहुत सारे पॉइंट सोचे जा रहे थे, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड पॉइंट समझ में आया कि केमिकल डायलॉग्स, केमिकल मैचिंग होती है पॉलन और स्टिग्मा के बीच, जिसकी वजह से ये डिसाइड होता है कि स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। एज मेंशन्ड अर्लियर, अ कंपैटिबल पॉलिनेशन, अ पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। तो यहाँ पर बात आ गई कि अगर एक से ज़्यादा जर्म सेल्स हैं तो एक से ज़्यादा जर्म पोर बनेगा, लेकिन बात है कि अगर पॉलिनेशन सक्सेसफुल हुआ, यानी पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट हुआ, और पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट हुआ कब, जब पॉलन ग्रेन की पिस्टल से मैचिंग हुई, कंपैटिबल पाया गया। तो कंपैटिबल पाए जाने के बाद वो पॉलन ग्रेन जो है हाइड्रेट होगा, न्यूट्रिशन लेगा और जर्मिनेट करेगा। और पॉलन जब जर्मिनेट करेगा, पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट करेगा, तो उसमें जो जर्म पोर था वहां से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आगे आता है पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। तो एक जर्म पोर से, अगर एक से ज्यादा जर्म पोर प्रेजेंट है तो किसी एक से पॉलन ट्यूब बनेगा, और अगर सिंगल जर्म पोर प्रेजेंट है तो सिंगल जर्म पोर से ही पॉलन ट्यूब बनेगा। द कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब बनने के बाद, मैं यहाँ पर डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये पॉलन ट्यूब बना और जो भी कंटेंट था पॉलन ग्रेन का, वो पूरा कंटेंट कहाँ मूव कर जाता है, पॉलन ट्यूब में, जिसमें दो न्यूक्लियस मूव करते हैं शुरुआत में। दो न्यूक्लियस कौन कौन से, एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और एक जर्मिनल सेल का न्यूक्लियस। फिर ये जर्मिनल सेल का न्यूक्लियस आगे जाके माइटोसिस से डिवाइड करेगा, और माइटोसिस से डिवाइड करेगा तो टोटल 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे पॉलन ट्यूब में। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट नोट कर लेना कि पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन के बाद जब जर्मिनल सेल का न्यूक्लियस या जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो पॉलन ट्यूब में 3 न्यूक्लियस मिलेंगे, ठीक है, जिसमें 2 मेल गैमीट होगा और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा। आगे पॉइंट आता है कि
pollen tube grow through the tissue of the stigma and style and reaches to the ovary। तो इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए, ध्यान से सुनना, इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से स्टाइल में और स्टाइल से फिर ये पहुंचेगा कहां पर, ओवरी में। You would recall that in some plants pollen grain are shedded at 2-cell stage, and in such plant the generative cell divide and form 2 male gamete during the growth of pollen tube in the stigma। ये वही बात जो मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताई। क्या बात बताई कि जब 2-celled स्टेज में पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है या पॉलन ग्रेन की शेडिंग होती है, तो जो पॉलन ट्यूब होता है उसमें दोनों के न्यूक्लियस आते हैं, वेजिटेटिव सेल का भी न्यूक्लियस और जर्मिनल सेल का भी न्यूक्लियस। और जर्मिनल सेल का न्यूक्लियस आने के बाद डिवाइड करता है, तो टोटल 3 न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिसमें 2 मेल गैमीट होते हैं और 1 वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है। जो मेल गैमीट हैं वो जर्मिनल सेल के न्यूक्लियस के माइटोटिक डिवीजन से बने हैं, माइटोसिस से डिवाइड हुआ है। इन प्लांट्स विच शेड द पॉलन इन 3-celled कंडीशन, pollen tube carry 2 male gamete from the beginning। तो अगर 3-celled स्टेज में शेडिंग होती है तो उसका जर्मिनल सेल का न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता और वो पहले से ही वहाँ पर 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, 1 वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और 2 अलग अलग जर्मिनल सेल के न्यूक्लियस। यहाँ पर जर्मिनल सेल में माइटोसिस देखने को नहीं मिलता है, किसमें, 3-celled स्टेज में, और किसमें देखने को मिलता है, 2-celled स्टेज में। Pollen tube after reaching the ovary enter the ovule through micropyle and then enter one of the synergid through the filiform apparatus। तो यहाँ पर बात आ रही कि जो ये pollen tube after reaching the ovary में पहुँचता है, enter the ovule through micropyle। तो अगर micropyle से enter कर रहा है तो पोरोगैमी, and then enter in one of the synergid through the filiform apparatus। तो एक सिनर्जिड एम्ब्रियो सैक के किसी एक सिनर्जिड में एंटर करेगा और वो एंट्रेंस किसकी तरफ से गाइडेड होगा, वो एंट्रेंस गाइडेड होगा फिलीफॉर्म एपरेटस की वजह से। तो हमने बताया कि जो एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की ओव्यूल में वो 3 तरह की होती है। पोरोगैमी, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब बाय माइक्रोपाइल मोस्ट कॉमन है। दूसरा मीजोगैमी, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक इन ओव्यूल बाय इंटेगुमेंट। और तीसरा है चलाजोगैमी, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल बाय चलाजल एंड। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropyle part of the synergid guide the entry of pollen tube। तो कई बार ये स्टडी किया गया और पाया गया कि पॉलन ट्यूब किस रास्ते से कहाँ से एंटर करेगा, ये कौन गाइड करता है, ये फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करते हैं। और फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पाए जाते हैं, इन वन ऑफ द सिनर्जिड। ऑल दीज इवेंट, ये सारे इवेंट कौन कौन से इवेंट, फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ pollen on stigma, pollen tube enter in ovule, all together referred as pollen pistil interaction। तो pollen जो स्टिग्मा पे रिसीव हुआ, वहाँ से लेके pollen ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, pollen ट्यूब की ओव्यूल में एंट्री और pollen ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में एंट्री, ये पूरा इवेंट मिलाकर कहा जाता है pollen pistil interaction। आगे बढ़ते हैं। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, pollen pistil interaction ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। It involve pollen recognition followed by promotion और inhibition of the pollen। डायनेमिक मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप का डिसाइड होना कि दूसरा स्टेप होगा या नहीं होगा, इसी को बोलते हैं डायनेमिक प्रोसेस। यानी जो प्रोसेस कंटिन्यूएशन में रहे उसे डायनेमिक कहा जाता है, जो लगातार मूवमेंट में रहे उसे डायनेमिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर है कि जब पॉलन पिस्टिल का इंटरेक्शन होगा उसके बाद डिसाइड होता है कि पॉलन की ग्रोथ को प्रमोट करना है या इनहिबिट करना है। द नॉलेज, तो ये पॉइंट आप जो है अंडरलाइन कर लेना कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर in manipulation pollen pistil interaction even in compatible pollination।
टू गेट डिज़ायर्ड हाइब्रिड। तो ये जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है, इसकी पूरी स्टडी जो है प्लांट ब्रीडर्स को हेल्प करती है इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन को समझने के लिए, जिससे वो उसको कंपैटिबल बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में डिज़ायर्ड हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन कर सकें। यू कैन ईजिली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग। ये एक हमारे प्रैक्टिकल 12th क्लास का एक प्रैक्टिकल है, जिसको यहाँ पर हम एक पॉइंट के रूप में देख रहे हैं कि हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं बाय जर्मिनेटिंग बाय स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स सच एज पी, चिकपी, क्रोटलेरिया, बाल्सम, विंसा ऑन ए ग्लास स्लाइड कंटेनिंग अ ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन। और इम्पॉर्टेंट है 10% शुगर सॉल्यूशन होना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, अगर हम ये पॉलन लेंगे और एक ग्लास पर डालेंगे और उस ग्लास में 10% शुगर सॉल्यूशन होगा, इम्पॉर्टेंट है ये नोट कर लेना। तो उसके 15 से 30 मिनट बाद, यानी आफ्टर 15 to 30 मिनट्स, जब हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे या लो पावर लेंस में देखेंगे, तो हमें दिखेगा कि उसमें कई सारे पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन हुआ है। उसमें कई सारे पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन हुआ है और वो फॉर्मेशन हमें दिखाएगा कि कैसे 15 से 30 मिनट्स में उस शुगर सॉल्यूशन की प्रेजेंस की वजह से पॉलन का जो जर्मिनेशन है वो स्टिमुलेट हुआ है। और ये हम एक्सपेरिमेंट में आसानी से देख सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा ये डायग्राम दिखेगा, मैं आपको शेयर करता हूँ। ऐसा ये जो डायग्राम है, ये ऐसा कुछ डायग्राम हमें अपने लो पावर लेंस में दिखाई देगा जब हम पॉलन जर्मिनेशन को या पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन को यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे कि कैसे हम आर्टिफिशियली मैन मेड टेक्निक्स के द्वारा हम इस पॉलिनेशन के प्रोसेस को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे अल्टर कर सकते हैं, और हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कैसे डिज़ायर्ड वैरायटीज़ को डेवलप करा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।